चलो बढ़िया है। तो जी आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा का ही सुपर क्लास टेट्रापोडा का दूसरा क्लास। सॉरी, फाइलम कॉर्डेटा का पढ़ने वाले हैं हम सुपर क्लास टेट्रापोडा, है ना। सुपर क्लास टेट्रापोडा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सुपर क्लास स्पाइसेस, उसमें हमने फिशेस के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। देखिए बेटा, टेट्रा मीन्स फोर, पौड़ा मीन्स लिम्स। सुपर क्लास टेट्रापोडा के मेंबर्स में चार, फोर limbs are present. That is one pair of four limbs, one pair of four limbs. Four limbs मतलब आगे वाली, and one pair of hind limbs. Superclass Tetrapoda is divided into following classes. इसका सबसे पहला क्लास जो है दैट इज क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया, हम लोग क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा वेट करिए, देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन करेगा क्लास में। 5 मिनट के बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून बंटी, बेटा कैसे हो। मैं भी ठीक हूं बेटा।
क्लास स्टार्ट कर ही देते हैं हम लोग। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। क्लास एम्फीबिया सुपर क्लास टेट्रापोडा का पहला क्लास है। तो मैंने आपको बोला सुपर क्लास टेट्रापोडा में वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनमें 4 लिम्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स। ठीक है ना जी। इसी में पहला क्लास क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम यहां लिखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहला, they live in water as well as they are terrestrial in habitat, right? So they are aquatic. Aquatic मतलब पानी में रहने वाले, as well as terrestrial in habitat, as well as terrestrial in habitat. इसका मतलब क्या है भाई? ये जमीन पे रहेंगे लेकिन इनको पानी में जाने की जरूरत पड़ती है। कब पानी में जाएंगे बेटा? एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग ये पानी में जाते हैं, अंडा वगैरह ये पानी में देते हैं फिर वापस। ठीक है ना? दैट इज वाई हम बोलेंगे दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बट दे हैव टू गो टू वाटर। इसलिए हमने लिखा दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट। ठीक है ना? दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। मैं लिखूंगा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स। बेटा जी इनकी बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक इनमें एब्सेंट होता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक इज एब्सेंट। इनके पास टेल होती है, टेल नहीं भी होती। मतलब सम फॉर्म्स हैव टेल एज वेल बट टेल में बी एब्सेंट एज वेल। मैं लिखूंगा टेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। फ्रॉग को अगर देखें, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, फ्रॉग में टेल होता ही नहीं है। लेकिन सैलमेंडर्स को अगर देखें, सैलमेंडर्स में टेल होता है। तो टेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। मैं आपको बताऊंगा, ये डायग्राम से दिखाऊंगा। ठीक है ना? इनका जबरदस्त फीचर एक है, इनके पास थिन स्किन होती है। दे हैव थिन मॉइस्ट स्किन। लैकिंग स्केल्स। जैसे फिशेस के स्किन के ऊपर स्केल्स होते थे, यहां पर स्केल्स नहीं होते। इनका स्किन बहुत ही पतला होता है, मॉइस्ट होता है। याद रखेंगे, जब भी किसी एनिमल का स्किन बहुत थिन होगा, मॉइस्ट होगा, तो मतलब ये होता है कि इस एनिमल में स्किन से ब्रीदिंग होती है। इसका मतलब दे ब्रीथ थ्रू स्किन। ऐसा वाला रेस्पिरेशन, ऐसा वाला ब्रीदिंग जो स्किन के थ्रू होता है, ऐसे वाले ब्रीदिंग को हम बोलते हैं क्यूटेनियस ब्रीदिंग। क्यूटेनियस ब्रीदिंग। इनमें ब्रीदिंग क्यूटेनियस टाइप की होती है, राइट? नेक्स्ट फीचर देखिए बेटा, ईयर्स आर एब्सेंट। ईयर्स आर एब्सेंट। कौन से ईयर्स? एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट। आपने अगर
वैसे तो आप 11th क्लास में ही पढ़ रहे हो, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। कान के ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर जो हमारे पास है ना, ये इसको इसको हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना, पिन्ना के बाद एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं ऑडिटरी मीटस। तो एक्सटर्नल एयर में पिन्ना और ऑडिटरी मीटस आते हैं, वो इनमें नहीं होता। पिन्ना, और मैं आपको दिखाऊंगा, ये मान लो पिन्ना, कान जो आपको दिखाई देता है हम लोगों में। फिर एक लंबी सी कनाल होती है, इस कनाल को बेटा हम ऑडिटरी मीटस बोलते हैं। ऑडिटरी मीटस के एंड पे एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम टिम्पैनम बोलते हैं। टिम्पैनम। और टिम्पैनम के बाद स्टार्ट होता है मिडिल एयर। ठीक है ना? मैंने लिखा यहां पर एक्सटर्नल एयर एब्सेंट होता है, तो एक्सटर्नल एयर का मतलब पिन्ना एब्सेंट। एंड ये वाली ट्यूब जो है इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी मीटस। ऑडिटरी मीटस ये भी एब्सेंट। तो बचा क्या? टिम्पैनम इनमें प्रेजेंट होता है, वही लिखने वाला हूं। टिम्पैनम को बेटा हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। और टिम्पैनम के बाद स्टार्ट होता है मिडिल एयर एंड देन इंटरनल एयर, पढ़ेंगे हम। तो एक्सटर्नल एयर इनमें एब्सेंट होता है, फिर क्या? टिम्पैनम इज प्रेजेंट। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल एयर, या टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर। राइट? ठीक है ना? अब देखो, इनमें क्लोइका प्रेजेंट होता है। क्लोइका इज प्रेजेंट। मैं बेटा आप लोगों को समझा चुका हूं क्लोइका क्या होता है। क्लोइका एक कॉमन चेंबर है जिसमें एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं। क्लोइका इज प्रेजेंट इन देम। इट इज अ चेंबर, एक ऐसा चेंबर जिसमें एलिमेंट्री कनाल बोले तो डाइजेस्टिव कनाल, एलिमेंट्री कनाल का लास्ट वाला ओपनिंग क्या है? एनस। जिसमें elementary canals opening, that is anus. urinary tract opening, urinary tract opening मतलब यूरिथ्रा, urinary tract opening. and reproductive tract opening, reproductive tract opening मतलब वो वाली ओपनिंग जिससे एग या स्पर्म बाहर आए, reproductive tract opening. It's a chamber where elementary canals opening, urinary tract opening and reproductive tract opening open to the exterior. Open to the exterior मतलब इन सब के थ्रू जो चीज आएगी वो क्लोइका में जमा होगी और क्लोइका से ही बाहर जाएगी। मैं क्लोइका बेटा जी आप लोगों को समझा चुका हूं। आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा क्लोइका जो मैंने बोला। देखो जैसे बाकी एनिमल्स में, हम लोगों में देखो, हम लोगों में फीकल मैटर बाहर निकलने के लिए एनस होती है, यूरिन बाहर निकलने के लिए यूरिथ्रा होता है, और फीमेल गैमीट या मेल गैमीट बाहर निकलने के लिए एक और ओपनिंग होती है। यहां पर एक ही चेंबर है क्लोइका, उसी चेंबर में सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे। अगर क्लोइका में फीकल मैटर आया तो उस वक्त यूरिनरी ट्रैक्ट वाला यूरिन नहीं आएगा। अगर क्लोइका में यूरिन आ गया तो उस वक्त
बाकी दो चीजें नहीं आएंगी। और अगर क्लोएका में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाली चीजें आ गई, मतलब गैमीट्स, तो उस वक्त फीकल मैटर और यूरिन नहीं आएगा। एक एक बार में बारी बारी ये चीजें आती है, ऐसा चेंबर जिसमें ये सारी चीजें आएंगी और वही से फिर ये एक कॉमन ओपनिंग से बाहर निकलेंगी। मैंने लिखा ना, ओपन टू द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर है ये बेटा। कॉमन ओपनिंग से ये बाहर निकलेंगी, उस कॉमन ओपनिंग को हम बोलेंगे क्लोइकल एपर्चर। और उस क्लोइकल एपर्चर के पीछे एक क्या है, चेंबर है, लाइक दिस। ये देखो, ये मान लो एक चेंबर है, और ये उस चेंबर का ओपनिंग। इस चेंबर में ये आ गया यूरिनरी ट्रैक्ट का ओपनिंग, यहां से यूरिन आएगा। ये आ गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग, मतलब एनस, यहां से फीकल मैटर आएगा। ये आ गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग, यहां से गैमीट आएगा। तो तीनों चीजें यहां इस चेंबर में जमा होंगी। यही तो है ये चेंबर, क्या, क्लोएका। और फिर इस पोर के थ्रू बाहर निकलेंगी। द पोर इज नोन एज क्लोइकल एपर्चर। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन हम बात करेंगे इनके ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन की। देखिए जी, रेस्पिरेशन, या मैं ब्रीदिंग भी बोलूंगा, टेंशन की बात नहीं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, it occurs by means of respiration by means of skin। अभी मैंने कहा इनके स्किन से ब्रीदिंग होती है, क्यों? बिकॉज इनका स्किन बहुत ही मॉइस्ट और पतला होता है। लेकिन बेटा जी, इनमें रेस्पिरेशन लंग्स से भी होती है, इनके पास लंग्स भी होते हैं। और जो जो फॉर्म्स, जो जो एम्फीबियंस पानी में रहते हैं, कंप्लीटली पानी में रहते हैं, बेटा जी उनमें रेस्पिरेशन गिल्स से भी होती है। देखो, आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आप इसको जानते हो, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, जानते हो ना? टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, हाँ जी। तो टैडपोल लार्वा फ्रॉग क्या है, ये एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल? इट इज टोटली एक्वाटिक। जब तक ये टैडपोल लार्वा पानी में रहेगा, तब तक इसमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग गिल्स की वजह से होगी। इट रेस्पायर्स, इट ब्रीथ्स बाय मीन्स ऑफ गिल्स। लेकिन ये टैडपोल लार्वा परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी, है ना? और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद, मैं आपको मेटामॉर्फोसिस समझा चुका हूं, इट विल कन्वर्ट इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। अडल्ट फ्रॉग फिर हमेशा पानी में नहीं रहेगी, वो कहां पर आएगी? ये टेरेस्ट्रियल में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेगी, जमीन पे रहेगी। हाँ, कभी कभी पानी में जा सकती है, और जमीन पे रहने के लिए इसमें ब्रीदिंग होती है लंग्स से। लेकिन आपको बेटा ये भी पता होगा कि फ्रॉग्स ना कभी कभी हाइबरनेट करते हैं, पता है क्या? फ्रॉग्स विंटर सीजन में कहाँ जाते हैं? जमीन के अंदर जाते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। तो उस टाइम पे, अरे, फ्रॉग्स क्या काम करते हैं? दे गो इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल,
ड्यूरिंग विंटर, वहां पर छुप के बैठते, कोई काम नहीं करते, ठीक है ना। और जब समर वापस आता है तो जमीन से, मिट्टी से निकल के बाहर आते हैं। उस वक्त ये बहुत पतले, बहुत छोटे हो गए होते हैं। फिर ये समर सीजन में बहुत सारा खाते हैं, बहुत सारा जमा करते हैं, और विंटर सीजन में फिर से सॉइल के अंदर छुप जाते हैं। फ्रॉग्स का ये सॉइल के अंदर छुप जाना ड्यूरिंग विंटर, इस प्रोसेस को बेटा हाइबरनेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। और जब ये हाइबरनेशन में होते हैं ना, तब इनका रेस्पिरेशन होता है स्किन से। तो कुल मिला के मतलब ये है कि फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन गिल्स से भी हो सकती है। कब? व्हेन फ्रॉग इज इन द फॉर्म ऑफ लार्वल स्टेज। फ्रॉग में रेस्पिरेशन लंग्स से होती है। कब? when frog is terrestrial inhabited and in the form of an adult। और फ्रॉग में रेस्पिरेशन स्किन से भी होती है। स्किन रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये कब होती है? when frog is in hibernation। तो टोटल कुल मिला के ये बात है कि रेस्पिरेशन एम्फीबियंस में लंग्स से भी हो सकता है, गिल से भी हो सकता है, और स्किन से भी हो सकता है। एम आई राइट? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए फिर देन हम बात करेंगे इनके वैस्कुलर सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज्ड टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, एंड इनमें हार्ट जो है, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। फिशेस में कितने चेम्बर का था? 2 चेम्बर। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। इनके हार्ट में बेटा जी 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। और इनमें भी डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेस में सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेटा, फिशेस में भी और यहां पर भी मैंने वो सिमिट्री विमिट्री नहीं बोला, सीलोम विलोम बिल्कुल भी नहीं बोला। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो, हम फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, आप लोग पहले ही जान लो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स में ट्रू सीलोम होता है, दे आर यू सीलोमेट्स। और सीलोम भी कौन सा सीलोम? एंटीरोसीलोम होता है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। इनमें सिमिट्री बेटा बायलैटरल होती है। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सारे कॉर्डेट्स। इसलिए वो चीजें हम यहां पर डिस्कस कर ही नहीं रहे, हम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। वो वाले पॉइंट्स हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। फाइलम कॉर्डेटा में वो स्ट्रक्चर्स हैं। नोटोकॉर्ड हम बोल ही नहीं रहे। वाई? बिकॉज नोटोकॉर्ड के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होगा ही होगा। फिलहाल हम ये हायर कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। इनमें नोटोकॉर्ड होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अडल्ट स्टेज में वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होती है बाय मींस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ये हम बोल चुके हैं। दैट इज वाई हम उन पॉइंट्स को छेड़ ही नहीं रहे। समझ रहे ना बात बेटा? हाँ जी। तो मैंने कहा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड हैविंग 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पिछली क्लास में मैं कोल्ड ब्लडेड समझा चुका। कोल्ड ब्लडेड का मतलब दे आर पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पाइकिलोथर्मिक, इसके बारे में मैं बता चुका। और हम बोल सकते हैं दे आर एक्टोथर्मिक एनिमल्स। देखो कितना टर्म में बताया। पाइक्लोथर्मिक बोलो, एक्टोथर्मिक बोलो या कोल्ड ब्लडेड, एक ही बात है। इसका मतलब है इनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। हम लोग होम्योथर्मिक हैं, वार्म ब्लडेड। हम लोगों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रेगुलेटेड रहता है एट अ कांस्टेंट वैल्यू।
टेम्परेचर एनवायरनमेंट में कितना भी हो, लेकिन हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड है। हम लोग होम्योथर्मिक है या वार्म ब्लडेड, ये लोग कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में यहां लिखूं, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल अलग फीमेल अलग, राइट। एंड ध्यान से सुनियो, फर्टिलाइजेशन मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, लेकिन मैं बता रहा हूं फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये पॉइंट अभी हम इसका डाउट क्लियर कर देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, राइट। नेक्स्ट में लिखूंगा दे आर ओविपेरस, बच्चे को जन्म नहीं देंगे, फिर क्या? अंडा देंगे। ओविपेरस, एग लेइंग। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो अंडा ये बाहर फेंकेंगे वो फर्टिलाइज्ड एग होगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो अंडा क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग। और डेवलपमेंट बेटा इनमें होती है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो along with the larval stage। ठीक है ना? इज इट क्लियर? इसका बेटा जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। ग्रेट। अब देखिए हम क्या करते हैं। थोड़ा सा आप 2 मिनट वेट करिए। बस हो गया हमारा काम। हल्का सा वेट कीजिए बेटा। हाँ जी। ये दिखाई दे रहा है ना? देखो भाई मैं क्या बोलने वाला। मैंने यहां पर क्लास एम्फीबिया का क्या लिखा है?
क्लासिफिकेशन, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर सो मच। जिस पे मैं टिक मारूंगा आपको बस वही याद रखना है। देखिए, मैं बोलूंगा क्लास एम्फीबिया इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। फर्स्ट इज ऑर्डर एन्यूरा, सेकेंड वन इज ऑर्डर यूरोडेला, एंड थर्ड वन इज ऑर्डर एपोडा। ठीक है ना? ऑर्डर एन्यूरा में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें वो वाले एम्फीबियंस आते हैं जिनमें टेल नहीं होता, टेल लेस एम्फीबियंस, टेल लेस एम्फीबियंस। आप बोल ही सकते हो टेल लेस एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एग्जाम्पल इज फ्रॉग। यस, फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम राना, राना टिग्रेना। यस, ठीक है ना? कुछ और एग्जाम्पल में लगा दूं, बुफो। बुफो भी फ्रॉग के जैसा ही है। इसको हम कॉमन नेम, कॉमन लैंग्वेज में टोड बोलते हैं। हाइला, हाइला इज कॉमनली नोन एज ट्री फ्रॉग। ठीक है ना? ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे ऑर्डर एन्यूरा में, जिनमें टेल नहीं होती। इनका एक फीचर, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब जो ये एग रिलीज करेंगे वो एग्स अनफर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, बॉडी के बाहर। देन कम्स ऑर्डर यूरोडेला। ऑर्डर यूरोडेला में वो वाले एम्फीबियंस आते हैं जिनमें टेल होगा। इनको हम बोलेंगे टेल्ड एम्फीबियंस, टेल्ड एम्फीबियंस, टेल्ड एम्फीबियंस, राइट? एग्जाम्पल, salamanders, salamandra, salamandra common name is salamanders. दूसरा एग्जाम्पल, एम्बेस्टोमा। एम्बेस्टोमा भी सैलमेंडर ही है। इसको हम बोलते हैं अमेरिकन टाइगर सैलमेंडर, अमेरिकन टाइगर सैलमेंडर, टाइगर सैलमेंडर। इसके ऊपर मैं ना स्टार लगा के रखूंगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बाद में बोलूंगा। इनके बारे में खास बात बेटा जी ये है कि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। किनमें? यूरोडेला वाले एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। राइट? फिर आते हैं एपोडा। इनमें ना तो टेल ही होता है ना लिम्ब होता है। ये स्नेक लाइक अपीयरेंस इनमें होता है। दे आर लिम्बलेस amphibians, limbless amphibians. Example, ichthyophis, ichthyophis. इनके बारे में खास बात यह है कि ये ब्लाइंड होते हैं। इनमें आंखें बहुत ही छोटी होती हैं। राइट? मैं लिखूंगा दे हैव गॉट रूडिमेंट्री आईज, रूडिमेंटरी आईज। राइट? इतना ठीक है? बस आपको इतना, ये वाला सीन आपको याद नहीं रखना। इस पे मैं क्रॉस मार देता। वी डोंट नीड दिस। ये भी मैंने क्रॉस मार दिया, ये भी मैंने क्रॉस मार दिया। बस आप इतना याद रखिए कि हमने क्लास एम्फीबिया में आपको 3 ऑर्डर्स का नाम बताया। एक ऑर्डर एन्यूरा, ऑर्डर यूरोडेला एंड ऑर्डर एपोडा।
राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोलने वाला हूं। हाँ सौम्या, रश्मि, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ग्रेट। एक अच्छा, सबसे पहले हम फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है ना जी। फ्रॉग, हम फ्रॉग के बारे में हल्का सा बात करेंगे। कॉमन फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग जिसको हम देखते हैं। तो फ्रॉग में मैंने बेटा एक पॉइंट आपको बोला, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल, राइट। अगर फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो ऑब्वियस सी बात है, मेल फ्रॉग हो या फीमेल फ्रॉग, वैसे मेल फ्रॉग में पीनिस होगा क्या? नहीं। सो पेनिस नहीं है तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते होंगे क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे नो कॉपुलेशन ऑकर्स इन फ्रॉग्स, क्योंकि कॉपुलेशन तब जरूरी है जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना होगा। तो मेल फीमेल के पास जाता है, उसके साथ कॉपुलेशन करके फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स डालता है, वही स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर ही एग्स के साथ फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं। वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो यहां कॉपुलेशन की जरूरत ही नहीं है। नो कॉपुलेशन ऑकर्स इन फ्रॉग्स, ठीक। लेकिन बट अ false type of copulation occurs. False copulation. That false copulation is known as amplexus. Amplexus होता क्या है? मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ता है, फीमेल फ्रॉग के ऊपर आ जाता है और उसको हग करता है। इट लुक्स लाइक अ कॉपुलेशन, लगता है कि ये लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेक्सुअल इंटरकोर्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फीमेल को तो एग बाहर रिलीज करके उसका फर्टिलाइजेशन कराना है ना। तो इट लुक्स लाइक कॉपुलेशन। आप बोल सकते हो इट इज एन इमिटेशन ऑफ कॉपुलेशन, ढोंग टाइप का कॉपुलेशन है ये, बट कॉपुलेशन होता ही नहीं है। दिस फॉल्स टाइप ऑफ कॉपुलेशन इज नोन एज एम्प्लेक्सस। आपको दिखाता हूं डायग्राम, अगर मिला तो रुकिए 1 मिनट। ये मिल गया, सिंपल सा एम्प्लेक्सस वाला एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा। उस पिक्चर को देख के आपको भी लगेगा नहीं, ये लोग तो कॉपुलेशन कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट लुक्स लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट इज नॉट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन जरूरी भी है ये, बताता हूं क्यों। ये देखो भाई,
काफी बड़ा इमेज है ये हमने इमेज को छोटा करके यहां ला दिया। देखो भाई, दिखाई दे रहा होगा, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर आ गया, उसको हग कर दिया। इट लुक्स लाइक कॉपुलेशन बट इट इज नॉट कॉपुलेशन, इट इज व्हाट? एम्प्लेक्सस, फॉल्स टाइप ऑफ कॉपुलेशन। अब इससे क्या होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो मेल फ्रॉग होता है ना बेटा, मेल फ्रॉग के हाथ पे, मेल फ्रॉग के फोर लिम्स पे, हाथ पे, मेल फ्रॉग हैज अ थिक muscular pad. Male frog has a thick muscular pad on its hand. इसके हाथ पे एक मस्क्यूलर पैड होता है, नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? नोन एज नप्शल पैड, NUPTIAL, नप्शल पैड। एक मिनट, नप्शल पैड का भी डायग्राम में ढूंढ रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। नप्शल पैड, नप्शल पैड, बस मिल गया। ये देखो भाई, ये मैंने यहां पर ये डायग्राम रखा, इसके ऊपर मैं नप्शल पैड वाली डायग्राम को पेस्ट मार रहा हूं। हाँ, ये डायग्राम समझ आ रहा है तुम लोग को? आ रहा है ना? ये फ्रॉग के फोर लिम्स हैं बेटा जी, और इसके फोर लिम्ब पे यहां पर इस हाथ पे नप्शल पैड है, राइट। इसी नप्शल पैड से ये क्या काम करेगा, ये इस फीमेल फ्रॉग के ऊपर जब चढ़ा, एम्प्लेक्सस किया, तो नप्शल पैड से ये फीमेल फ्रॉग की बेली को स्ट्रक करता है। नप्शल पैड से ये फीमेल फ्रॉग के पेट को थोड़ा सा प्रेस करता है, मारता है, ठीक है ना, पंच मारता है। तो नप्शल पैड से ये फीमेल फ्रॉग के पेट को पंच मारता है। उस पंच मारने से फीमेल फ्रॉग के पेट में जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज एग्स रिलीज करती हैं, और एग्स रिलीज करने के बाद जैसे ही वो एग्स रिलीज किए, फीमेल फ्रॉग ने फीमेल फ्रॉग ने पीछे से एग रिलीज किया, बहुत सारे एग्स रिलीज किए जली में, और तुरंत जैसे ही वो एग्स रिलीज हो गए, ऊपर मेल फ्रॉग स्पर्म डालेगा बाहर। क्या समझ आई? तो नप्शल पैड्स क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन release of egg jelly from female frog। जैसे ही जेली ऑफ एग्स बाहर आया, मेल फ्रॉग अभी भी फीमेल फ्रॉग के ऊपर ही है, जैसे ही जेली बाहर आया तो बाहर आते आते ही ये उसके ऊपर स्पर्म्स डाल देता है, उनको फर्टिलाइज कर देता है। ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। बताओ भाई, समझ आया?
एनी डाउट इन दिस? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और पॉइंट मैं बोलने वाला हूं एम्बिस्टोमा के बारे में। अभी मैंने लिखा एम्बिस्टोमा। एम्बिस्टोमा इज द अमेरिकन टाइगर सैलमेंडर। बेटा जी, एम्बिस्टोमा का जो लार्वा है, इसका लार्वा का नाम है एक्सोलोटल लार्वा। AXOLTL, एक्सोलोटल लार्वा। और एक्सोलोटल लार्वा की एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी? इट शोज द फेनोमेनन ऑफ पीडोजेनेसिस। इट शोज द प्रोसेस ऑफ पीडोजेनेसिस। अब बेटा तुम लोग बोलोगे सर पीडोजेनेसिस क्या है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सर पीडोजेनेसिस क्या है? पीडोजेनेसिस इज अ प्रोसेस in which the larva becomes sexually mature. Pedogenesis is a process in which the larva shows sexual maturation and starts reproducing sexually. समझ आई बात? Pedogenesis is the process of sexual maturation of larva. लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो गया सच दैट it starts reproducing sexually. It starts sexual reproduction. अब तुम ही बताओ भाई, लार्वा लार्वा टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है ना। लार्वा को मेटामॉर्फोसिस होके अडल्ट में कन्वर्ट होना है, लेकिन एक्सोलोटल लार्वा में क्या होता है? हाँ, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस मिल गई तो ये एक्सोलोटल लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने लगता है। इस प्रोसेस को, जिसमें लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, इस प्रोसेस को बेटा जी बोलते हैं पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। एंड पीडोजेनेसिस इज सीन इन द एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा। बताओ। ठीक है ना? इज इट ओके? यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी बेटा जल्दी से। यस। हम चलते हैं आगे अपने अगले वाले क्लास पे। एंड दैट क्लास इज क्लास रेप्टिलिया। ठीक है? क्लास रेप्टिलिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा का दूसरा क्लास, क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया में आते हैं क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। दिस क्लास इंक्लूड्स creeping or crawling animals. अब बताओ, अंग्रेजी वर्ड है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। क्रीपिंग और क्रॉलिंग समझ लिए? क्रीपिंग और क्रॉलिंग समझ आता है?
क्रॉलिंग, क्रीपिंग, हिंदी में इसको रेंगना बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं, रेंगते रेंगते इनका पेट ग्राउंड के साथ टच होता है, ऐसे एनिमल्स को बेटा जी हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, और रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। ठीक, अब देखिए, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहने वाले। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। इनकी बॉडी जो है दैट इज कवर्ड बाय, देखो एम्फीबियन में बॉडी पे एक स्किन था, पतला सा मॉइस्ट स्किन, यहां पर स्किन मॉइस्ट और पतला नहीं होता। हेयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई, ड्राई एंड थिक कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई एंड थिक कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई एंड थिक कॉर्निफाइड स्किन। अब आप बोलोगे सर कॉर्निफाइड क्या है, बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, इनके स्किन में एक वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है, वाटरप्रूफ प्रोटीन। द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज केराटिन। यही वाटरप्रूफ प्रोटीन इनके स्किन को ड्राई बनाता है। ऐसा स्किन जो बहुत ही ड्राई हो और वाटरप्रूफ हो, ऐसे स्किन को हम कॉर्निफाइड स्किन बोलते हैं, राइट। तो इनका स्किन एम्फीबियंस की तरह पतला और मॉइस्ट नहीं होता, इनका स्किन ड्राई होता है, कॉर्निफाइड होता है, बिकॉज इनके स्किन में केराटिन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, स्किन हैज लार्ज एपिडर्मल स्केल्स। फिशेस में भी स्केल्स थे, लेकिन फिशेस के स्केल्स ना डर्मल स्केल्स होते थे, यहां पर मैं एपिडर्मल स्केल्स लिख रहा। स्किन हैज लार्ज एपिडर्मल स्केल्स। These epidermal scales are also known as scutes. फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, लेकिन वो स्केल्स डर्मिस ऑफ द स्किन से अराइज होते हैं, यहां पर स्केल्स एपिडर्मिस ऑफ द स्किन से अराइज होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन इनमें वही एक्सटर्नल एयर्स आर एब्सेंट, एक्सटर्नल एयर्स एब्सेंट, एंड टिम्पैनम, टिम्पैनम, टिम्पैनम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या एयर ड्रम भी बोलते हैं। एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर। कान ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, हाँ टिम्पैनम है इनके पास, और वही टिम्पैनम पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है, वही इनका कान मान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्स if present are two pairs, if present are two pairs। देखो भाई, इसका मतलब एम्फीबियन की तरह यहां पर भी कुछ एनिमल्स हैं जिनमें लिम्स होते ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, लिम्बलेस एम्फीबियंस, एग्जांपल इक्थियोफिस। इस क्लास में भी कुछ एनिमल्स हैं जिनमें लिम्स होते ही नहीं है, लाइक स्नेक्स। स्नेक्स में लिम्स होते हैं क्या? नहीं। तभी यहां पर लिखा है लिम्स इफ प्रेजेंट, अगर हैं तो टू पेयर्स होंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, लाइक स्नेक्स में नहीं है। ठीक है। रेप्टाइल्स आर पाइकिलोथर्मिक,
पाइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड, मतलब एक्टोथर्मिक, मतलब ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ जी, इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप, circulatory system is closed type, and they have a incompletely four chambered heart. Incompletely four chambered heart. Incompletely four chambered heart. इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है इनमें। इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट का मतलब देखिए, अगर हम हार्ट ड्रॉ करने जाएं तो हार्ट में ये रहा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल आधा डिवाइड होके कुछ इस तरह दिखेगा, और ये रहे दो ऑरिकल्स, कंप्लीटली डिवाइडेड ऑरिकल्स। क्या समझे? ऑरिकल्स बराबर इनमें कितने? दो, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। वेंट्रिकल्स दो हैं लेकिन पूरे नहीं, इनकम्प्लीट दो। दैट इज वाई हमने लिखा इनमें इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, having two complete auricles and one incompletely divided ventricle. बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स भी रेप्टाइल्स ही है। क्रोकोडाइल्स हैव कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट, कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट। Crocodiles have completely four-chambered heart. Is it okay? Then sexes इनमें भी सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। यहां फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इसका मतलब इनमें कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल्स में पीनिस होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडा देंगे, लेकिन जो ये अंडा रिलीज करेंगे वो अंडा क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग। और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में नहीं होगा इनमें, मतलब लार्वल स्टेज यहां पर नहीं होगा। ठीक है, इज इट ओके? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया ना? चलिए भाई, इसका क्लासिफिकेशन नहीं बताऊंगा, ज्यादा लंबा है, बस ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। पहला एग्जाम्पल लिखें आप, चेलोन। चेलोन commonly known as turtle। फिर लिखेंगे टेस्टूडो। टेस्टूडो, इट्स commonly known as tortoise। अब बताओ, कोई मुझे बताएगा टर्टल और टोर्टोइज में क्या फर्क है?
टेल मी, कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज? हाँ भाई, कुछ पूछ रहे हैं हम। देखो, बताते हैं, इधर देखो। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा मैं किस लिए हूं। एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आप खुद ही बोलोगे डिफरेंस क्या है टर्टल और टॉर्टोइज में। ये रहा टर्टल का डायग्राम। ये एक टर्टल है। अब देखो टोर्टोइज को भी लाऊंगा। ये मैंने यहां पर पेस्ट मार दिया। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इन दोनों को देख के मेन डिफरेंस क्या है टर्टल और टॉर्टोइज में। मैं नाम लिखूं, ये वाला जो है, दिस वन इज द टर्टल, लिखो, दिस वन इज द टॉर्टोइज। बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है? अरे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, वेरी गुड, ये बहुत सही बोला तुमने। लेकिन ये देखो ना, ये, इसको देखो जरा, ये, और इसको देखो। क्या समझे, कुछ समझे? चलो टर्टल एक्वाटिक है मान लिया, ये पानी में तैर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लिम्स जो है ना, लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू पैडल्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज पैडल्स इट कैन स्विम। लेकिन जो टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज के पैरों में पैडल्स नहीं होते, इसके पैरों में क्लॉज होते हैं। CLAWS। with the help of these claws it can walk। तभी तो ये वाला जो है इट इज टेरेस्ट्रियल एंड टर्टल इज एक्वाटिक। बताओ समझ आया? है ना? यस। और कुछ एग्जाम्पल्स देखो। CHAMELEON, कैमलिन, कैमलिन ट्री लिजर्ड। ये वही है जो ट्री पे बैठ के आराम से अपनी जीभ गोल गोल घुमा के अंदर लेता है। मतलब अगर किसी इंसेक्ट को पकड़ना है तो जीभ दूर तक खोल देता है, इंसेक्ट को पकड़ लिया, फिर जीभ को गोल गोल घुमा के अंदर। देखा होगा इसको, टीवी वगैरह पे देखा होगा। नेक्स्ट, कैलोट्स। कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड। नेक्स्ट,
हेमिडक्टाइलस. हेमिडक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड जो हमारे घर में होता है, वॉल लिजर्ड, उसको हम हेमिडक्टाइलस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्रोकोडाइलस. क्रोकोडाइलस. क्रोकोडाइलस तो इसका मतलब क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल, ये सारे एनिमल्स देखे होंगे कहीं ना कहीं. एलिगेटर. क्रोकोडाइल और एलिगेटर ये अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना. क्रोकोडाइल और एलिगेटर आपको एक ही लग रहे होंगे, लेकिन इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं. क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है दैट इज वेरी ब्रॉड. एलिगेटर का माउथ, स्नाउट बहुत लंबा होता है. ठीक है जी. फिर कुछ स्नेक्स की बात करें, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. बहुत बढ़िया. अब देखो, इस क्लास में बेटा स्नेक्स भी आते हैं. स्नेक्स, आपको मैं बता दूं भाई, स्नेक्स दो तरह के होते हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस. कुछ पॉइजनस स्नेक्स का एग्जाम्पल और कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स का एग्जाम्पल. देखो भाई, पॉइजनस स्नेक्स के कुछ एग्जाम्पल्स. सबसे पहले नाजा, याद होगा, नाजा नाजा. कोबरा, बंगारस, Bungarus. The common name is crate. Viper, या zoological name is vipera. Viper. Non-poisonous snakes, python. पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नेक है. PTYAS, टायस, ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक है. एंड टिफ्लॉप्स, ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक है. पाइथन, जिसको मूवीज में दिखाया जाता है ना, वो बड़ा सा एनाकोंडा, वो नॉन पॉइजनस स्नेक है. समझ सकते हो तुम? यस, उसको पाइथन बोलते हैं. लेकिन उसका एक क्वालिटी है, वो अपने शिकार को पूरा निगल ही लेता है ना. तो नाजा, बंगारस, वाइपरस, ये सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं. एक और बात, स्नेक्स दुनिया में जितने भी है ना, उनमें से केवल 30% स्नेक्स ही पॉइजनस है. 70% स्नेक पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन पॉइजनस. लेकिन स्नेक का अपीयरेंस ही ऐसा है, इसका शक्ल ही ऐसा है कि इसकी शक्ल देख के ही लोग डर के मर जाते हैं, है ना. ठीक है ना भाई. तो एक काम करो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप. हो गया. हाँ, अब देखो, अब हमको इस पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ दो क्लासेस पढ़ने हैं. एक आता है हमारा क्लास एव्स. क्लास एव्स में आते हैं बर्ड्स. और दूसरा आता है हमारा क्लास मैमेलिया. क्लास मैमेलिया में आते हैं मैमल्स. लेकिन आज आपको 20 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं. आज बहुत हो गया. दो क्लासेस हमको पढ़ने हैं, वो हम अगली क्लास में बताएंगे. अगली क्लास में हमारा एनिमल किंगडम फिनिश, राइट.
उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम नया वाला क्या यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज इतना काफी है, ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। तुम लोग का संडे को एग्जाम है क्या? किसी को पता है क्या संडे को एग्जाम है? मुझे नहीं पता, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, संडे को एग्जाम है क्या? अच्छा, चलो, पता चल जाएगा अगर होगा तो। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात बोलना भूल गया, ध्यान से सुनो। एनिमल किंगडम अभी तक जितना पढ़ा है भाई, इसका रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। एनिमल किंगडम के बाद हम बॉटनी का चैप्टर उठाएंगे। उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा। ठीक है ना? रिवीजन रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा, क्लास छोड़ सकते हो।